नमस्कार। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अध्याय के अंदर हमने अब तक 3 भाग पढ़ लिए हैं। पिछले भाग में हमने यह जाना कि भारत के अंदर किस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक रोजगार दिया जाता है, यानी सर्वाधिक लोग रोजगार के लिए किस क्षेत्र के अंदर कार्यरत है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जाए और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कैसे हो, इसके बारे में अपन ने जाना। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संगठित व असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन करते हुए उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात संगठित क्षेत्र के अंदर कौन से कार्य आते हैं और असंगठित क्षेत्र के अंदर कौन से कार्य आते हैं। संगठित क्षेत्र के अंदर वे कार्य आते हैं या वे कार्य स्थल आते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, अर्थात रजिस्टर्ड होते हैं। उनके लिए सरकारी जो नियम या विनियम जो बने होते हैं वे लागू होते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर आने वाले कार्यस्थल जो है वे वहाँ लगे हुए लोगों के लिए नियमित रोजगार का प्रावधान करते हैं। उनके लिए यानी रोजगार के लिए सुरक्षा है, यानी उनको किसी भी समय जो है वो उनके रोजगार के कार्य से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस क्षेत्र के जो कार्य है वहाँ लगे हुए जो लोग हैं उनके लिए सवैतनिक अवकाश की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए कार्यस्थल पर रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, सवैतनिक अवकाश मिलता है, चिकित्सकीय लाभ और पेंशन मिलते हैं। जबकि दूसरा जो असंगठित क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो कार्यस्थल है वे सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, न ही यहाँ पर स्थायी रोजगार मिलता है, यानी कोई नियमित रोजगार का प्रावधान नहीं है। किसी भी समय इनको इनके रोजगार के कार्य से पृथक किया जा सकता है। इन कार्यस्थलों पर रोजगार की कोई नियमित अवधि भी नहीं होती है, यानी कितना भी कार्य करवाया जा सकता है। जबकि संगठित क्षेत्र के जो भी कार्य है उनके अंदर रोजगार की एक नियमित जो अवधि होती है और निश्चित रोजगार होता है, उसी क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक उदाहरण से अपन समझते हैं। मान लो ए और बी 2 व्यक्ति है। ए व्यक्ति एक कार्यालय में कार्य करता है। वह सुबह नियमित समय यानी 9:30 बजे अपने कार्यालय जाता है। 5:30 बजे तक वह अपना निश्चित जो कार्य है वो करता है। उसका यही शेड्यूल रहता है पर डे का। रविवार के दिन उसका अवकाश होता है। इसके अलावा माह के अंत में वह निश्चित रोजगार प्राप्त करता है, सवैतनिक अवकाश भी वो प्राप्त करता है, यानी ऐसी छुट्टियां जिनके बदले उसको जो है वो रोजगार मिलता है। इसके अलावा वह अन्य चिकित्सकीय लाभ भी प्राप्त करता है। इसके अलावा जब वह रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद पेंशन भी प्राप्त करता है। वहीं भी एक व्यक्ति एक ऐसी जगह पर एक ऐसी दुकान में कार्य करता है जहां वह सुबह 6 बजे जाता है और शाम को 8 बजे तक कार्य करता है और कोई निश्चित कार्य नहीं है उसका, कभी भी उसको निकाला जा सकता है उस कार्य से। उसके लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया भी नहीं है उसको वहाँ पर कार्य पर नियुक्ति देने की। इसके अलावा कोई उसके लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था नहीं है, यानी जिस दिन वो कार्य पर नहीं गया उस दिन का उसको कोई वेतन नहीं मिलेगा, न कोई उसको चिकित्सकीय लाभ की व्यवस्था है। किसी भी समय उसको कार्य से निकाला जा सकता है, यानी उसके रोजगार की कोई भी वहाँ पर सुरक्षा नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। उसके कार्य की जो अवधि है वो भी कोई निश्चित नहीं है, कभी उससे ज़्यादा भी कार्य करवाया जा सकता है। इस प्रकार से ए और बी दोनों व्यक्तियों के एग्जाम्पल से मैंने जो आपको समझाया कि ए व्यक्ति का कार्य एक निश्चित है, वह निश्चित समय पे जाता है, उसके लिए निश्चित मजदूरी का प्रावधान है, उसको कभी भी कार्य के बीच में निकाला नहीं जा सकता है। जबकि बी व्यक्ति को अपन ने देखा उसके लिए कोई निश्चित कार्य नहीं है, उसके लिए कोई रोजगार की सुरक्षा या सुरक्षा नहीं है, गारंटी नहीं है, कभी भी उसको निकाला जा सकता है, उससे ज़्यादा कार्य करवाया जाता है। जिस दिन वो नहीं जाता उस दिन उसको वेतन भी नहीं मिलता है। तो अपन ने दोनों इस जो एग्जाम्पल समझे ए और बी से, इसमें ए व्यक्ति जो है वह संगठित क्षेत्र का कार्य करता है, जबकि बी व्यक्ति जो है वह असंगठित क्षेत्र के अंदर कार्य करता है। इससे आप समझ गए होंगे कि संगठित क्षेत्र के अंदर वे कार्य आते हैं जिनके लिए सरकारी नियम विनियम कार्य करते हैं, यानी वो नियमों पर चलते हैं, और असंगठित क्षेत्र में वे कार्यस्थल आते हैं जिनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। वहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका शोषण किया जाता है। अब हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर वे परिसंपत्तियां होती है जिनका मालिकाना हक सरकार का होता है और
इस क्षेत्र के अंदर सभी सेवाएं जो है वो सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, जबकि निजी क्षेत्र के अंदर जो है वो जिन संपत्तियों के ऊपर या तो किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक होगा या फिर किसी कंपनी का स्वामित्व होगा। जैसे हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, यानी इस प्रकार की ये जो कंपनियां हैं जिनका मालिकाना हक है, तो ये सब निजी क्षेत्र की कंपनियां मानी जाएगी। और इन कंपनियों के द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती है उनके बदले इन कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जबकि अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर जैसे डाक है, रेलवेज है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी अस्पताल है, ऐसी सभी सेवाएं जिनके मालिक जो है वह सरकार है और इनका उद्देश्य जो है इसके पीछे सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं होता बल्कि सामाजिक सहयोग करना भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिनकी उपयोग की आवश्यकता सभी लोगों को होती है और उनके निर्माण में बहुत बड़ा खर्चा आता है। अगर हम इस प्रकार की चीज़ों की बात करें तो जैसे बड़े रेलवे लाइनें हो गई, बड़ी लंबी लंबी सड़कें हो गई, इसके अलावा पुल हो गए, बंदरगाह हो गए, इस प्रकार की जो चीज़ें जिनकी सभी लोगों को आवश्यकता होती है जनरली, इनके निर्माण में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है जो कि निजी क्षेत्र के अंदर संभव भी नहीं है। इसलिए इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो देने का कार्य सरकार करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्तापूर्ण स्थिति प्रदान करना भी एक सरकार का कर्तव्य होता है। यानी सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वह उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति प्रदान करे। इसलिए सरकार अपने क्षेत्र के अंदर यानी सरकारी क्षेत्र के अंदर सरकारी विद्यालय और सरकारी चिकित्सालयों की भी स्थापना करती है। तो कुल मिलाकर हम समझ गए होंगे कि सरकारी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंदर क्या अंतर होता है। कि सार्वजनिक क्षेत्र का नंबर एक बात, संपत्तियों पर मालिकाना हक सरकार का होता है, जबकि निजी क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी का होता है। दूसरा हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य है यानी सरकार का जो उद्देश्य होता है उन संपत्तियों के द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है उसके पीछे सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं होता बल्कि सामाजिक सहयोग होता है। जबकि निजी क्षेत्र की जो भी कंपनी या जिस भी संपत्ति का जो भी मालिक है वह निजी क्षेत्र के अंदर उस सेवा को उपलब्ध करवाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है।